हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कई दिनों के बाद आज हम लोग फिर तैयारी में जुट जाएं। इस बीच में आपको बता दूं कि सरस्वती पूजा थी और पूजा के कारण मैं भी व्यस्त था, क्योंकि मैं भी अपने कोचिंग संस्थान पर सरस्वती महारानी का पूजा अर्चना करता हूं। तो अब तो पूजा समाप्त हो गई है और परीक्षा की भी घड़ियां आ गई है। 1 तारीख से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और शायद 14 तारीख से आप लोग की परीक्षा शुरू हो रही है। तो आइए आज से फिर हम लोग पढ़ाई में लग जाएं। एकदम कंटिन्यूस एक एक वीडियो डाला जाएगा हर विषय का, और आप इसे निश्चित रूप से देखते रहें। इससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी। आइए देखते हैं, आज हम लोग आपदा प्रबंधन को देख रहे हैं। आपदा प्रबंधन का 3 भाग में मैं बताऊंगा। ये भाग 1 है जिसमें 20 प्रश्न हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है हमारा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, भूकंप का जो मापन होता है वो होता है रिक्टर स्केल पर। किसके द्वारा होता है? रिक्टर स्केल पर। तो भूकंप का मापन, ये आपको ये भी पूछ देता है किस स्केल पर होता है, तो उसका होता है रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल होगा? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर होगा भूकंप का मापन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है बाढ़ आने का प्रमुख कारण। तो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, देखिए, नदी में अवसाद मतलब होता है कचरा, मिट्टी, ये सब भर जाना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी भर जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। वर्षा न होगी तो बाढ़ तो एबे नहीं करेगा। ये पूछ रहा है बाढ़ आने का कारण, तो होगा जल की अधिकता। जब कभी अधिक बारिश होती है या कोई नेपाली तट से बिहार में जो अधिकतर बाढ़ आती है, तो नेपाल से पानी को छोड़ा जाता है, तो पानी जब बढ़ जाता है तभी बाढ़ आने की संभावना बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जिसमें है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, प्राकृतिक आपदा तो आप जानते हैं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सारा जो है सो प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा में सुनामी है, उसके बाद आपको प्राकृतिक आपदा में सुनामी आता है, बाढ़ भी आता है, भूकंप, मतलब ऐसा आपदा जो भगवान के द्वारा आता है, हम लोग के हाथ में नहीं है। लेकिन आतंकवाद जो है वो तो सिर्फ हम लोग के हाथ में है। ये भगवान ने बना के नहीं भेजा है आतंकवाद। तो प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? तो आतंकवाद आपका उत्तर होगा, क्योंकि सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है और आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया आपदा कौन सा है? सांप्रदायिक दंगे, अच्छा, ये भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। मानिए आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, इस तरह की सांप्रदायिक दंगे, ये छोटा जाति है वो बड़ा जाति है, ये दंगे ये हम लोग का बनाया हुआ है। आतंकवाद भी हम लोग का बनाया हुआ है। महामारी मतलब होता है कि किसी कारणवश जो है लोगों की अत्यधिक महामारी फैलती है। मान लीजिए गंदगी के कारण, प्रदूषण के कारण, हाल फिलहाल जो है कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो कोरोना भी जो है मानव जनित, जैसा कि सुनने में आया है। तो ये सारा जो है सो मनुष्य के द्वारा कचरा उत्पन्न करने से भी महामारी फैलती है। तो ये तीनों ही मानव जनित आपदा है, मतलब मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर आपका। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ वो किस तरह की आपदा थी? मानव जनित थी कि प्राकृतिक थी कि क्या थी? आप समझ लीजिए कि भोपाल में जो गैस निकला हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये गैस का जो रिसाव हुआ था फैक्ट्री से, ये रात को हुआ था और लोगों का दम घुटने लगा अचानक ही। हजारों लोग क्षण भर में मिट्टी पर गिर करके मर गए। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में सभी का दम घुटने लगा। वहाँ के जानवर, वहाँ के पक्षी सारे मर गए। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और ये रिसाव क्या भगवान ने आके कर दिए? ऊपर वाले ने कर दिए रिसाव? क्या नहीं, ये हम लोग के द्वारा किया गया। तो ये कैसी आपदा थी? मानव जनित आपदा। कैसी आपदा थी ये? मानव जनित आपदा। ये मनुष्य के द्वारा लाया गया आपदा था। बढ़िए आगे, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना ये है आपदा प्रबंधन। सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना ये है आपदा। आपदा को प्रबंधन कैसे करना है, आपदा को रोकना कैसे है, किस तरह से आपदा आने पर अपने आप को सुरक्षा करना, यही आपदा प्रबंधन। देखिए, अब भूकंप आएगा तो उसको रोक नहीं सकते हैं हम लोग। भूकंप को आना होगा तो हम लोग हाथ से उसको पकड़ के नहीं रोक सकते। सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, ये कैसे होगा? हम कैसे नहीं होने देंगे? हमारे बस की बात वो नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, हाँ ये है कि भूकंप भी आएगी, बाढ़ भी आएगी, सुनामी भी आएगी, लेकिन उससे होने वाले क्षति को हम कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय सोच सकते हैं। तो ये सी नंबर होगा, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। अरे आपदा आने पर पेयजल क्या करेगा? आदमी नहीं रहेगा तो पानी पी के क्या करेगा?
इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय कर सकते हैं। जितना इससे बर्बादी होगा उसको हम लोग कम कर सकते हैं। उत्तर नंबर सी होगा आपका। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित मतलब ऐसा ऑप्शन खोजिए जो मानव के द्वारा नहीं होता है, प्राकृतिक हो लेकिन मानव के द्वारा नहीं हो। सांप्रदायिक दंगा, ये तो मानवे वाला है, ये पूछता है कि मानव जनित नहीं होना चाहिए। आतंकवाद भी मानवे का है। रेल दुर्घटना भी मानवे का है, इसमें भी ऊपर वाले की कोई हाथ नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। हाँ, इसी में जो रहता भूकंप, बाढ़, सुनामी, तो वो हो सकता था उत्तर, लेकिन वो सब कोई नहीं है, तो इसलिए उत्तर डी दीजिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, कि एक वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना है। उसके बाद है सूर्य की भीषण गर्मी है, कि विनाशकारी समुद्री लहर है। ये हुआ विनाशकारी समुद्री लहर। समुद्र में एक लहर उठता है जो काफ़ी ऊंचा होता है, और उस समुद्र की पानी उसके तल से ऊपर उछलती है, जिसके कारण ये सभी जगह बाढ़ की स्थिति और भूकंप की स्थिति एक साथ उत्पन्न करती है। इसी का नाम है विनाशकारी समुद्री लहर, और इसी को कहते हैं सुनामी। कहता है बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप 1934 में आया था, और काफ़ी विनाशकारी भूकंप था। बिहार में जो भूकंप आया था वो 1934 में, और ये काफ़ी विनाशकारी भूकंप रहा था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा भूकंप पुनः बिहार में अभी तक नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो निश्चित है भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो इस निश्चित रूप से आपका उत्तर कौन सा होगा? सी नंबर होगा, प्राकृतिक आपदा है ये भूकंप। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका प्रमुख कारण क्या था? कहता है अधिक रेल परिचालन, ये कोई बात नहीं हुई। वृक्षारोपण आंदोलन, अरे वृक्ष रोपने के लिए आंदोलन चलेगा तो उससे भूकंप आ जाएगा, ये क्या बात हुई? शहरीकरण हो गया मुंबई का, इसलिए भूकंप आया, ये भी कोई बात नहीं है। कोयना बांध का निर्माण, अब इसका उत्तर में हमको कन्फ्यूजन है। बांध के निर्माण से भूकंप का वैसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही पूछ रहा है कि भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तर दिया हुआ है कोयना बांध का निर्माण, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं हो सकता है। खैर, इसको कन्फ्यूजन में रखिए। आंसर वैसे डी दिया हुआ है। बांध के निर्माण हम करेंगे, इससे भूकंप आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को, अधिक क्षेत्र को प्रभावित कौन सा आपदा करता है? तो अधिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा आपको ओजोन परत का क्षरण। भूकंप आएगा तो केवल कुछ पार्ट में विनाश होगा, ज्वालामुखी भी केवल खास पार्ट में उठेगा और वहीं बर्बादी होगी। बाढ़ भी कोई जरूरी नहीं कि एक बार बाढ़ आएगा तो पूरा देश से बर्बाद हो जाएगा। बाढ़ जहाँ आएगी वहाँ बर्बादी होगा, लेकिन ओजोन परत जो घटता जा रहा है उससे क्या होगा, पूरे संसार को जो है, मतलब वो सूरज की पराबैंगनी किरणें लगेगी स्किन पर, जिसके कारण विभिन्न तरह की स्किन डिजीज फैल जाएगी। ओजोन परत का क्षरण होने से पूरे संसार को एक बार ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सबसे विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सा है? ओजोन परत का क्षरण, और आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? सबसे कम विनाशकारी भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। देखिए, सुनामी आएगा तो अधिक प्रभावित होंगे, बाढ़ भी आएगा तो अधिक प्रभावित होंगे, सूखा भी पड़ेगा तो अधिक प्रभावित होंगे। भूस्खलन जो होता है कम विनाशकारी है, इसीलिए भूस्खलन होने से केवल वहीं पर तबाही हो सकता है जहाँ पर भूमि फटेगी या नीचे की ओर धंसेगी, बाकी जगह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आने का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। जब भूकंप आ जाता है समुद्री भाग में, तो वही समुद्र का पानी ऊपर की ओर बहने लगती है, इसी को कहते हैं सुनामी। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो है क्या? समुद्र में भूकंप का आना। ये नंबर सही उत्तर होगा। चलिए, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है वो अक्टूबर नवंबर में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है? अक्टूबर नवंबर में। पढ़ते हैं, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत का सूखा क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, ये सूखा है ही। पूरा मध्य प्रदेश ये भी सूखा माना जाता है। कर्नाटक का पठारी क्षेत्र ये भी सूखा माना जाता है। तो उत्तर डी हो जाएगा, ये सभी सूखा क्षेत्र में माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में, मतलब बाढ़ से बचाव हेतु किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? पहला है नदी के जल को दूषित होने से बचाना। अरे भाई, इसका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ये चल सकता है। दोनों ओर मजबूत तटबंध बना दे तो बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी। नदी पर मजबूत पुल बनाना, उससे बाढ़ को कोई लेना देना नहीं है। नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना, इससे भी बाढ़ को लेना देना नहीं है। बाढ़ का यदि आप उचित प्रबंधन करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? नदी के दोनों छहर कहते हैं उसको, तट को क्या कहते हैं? छहर। कमला के दोनों तरफ भी छहर है, देखे होंगे, जैसे कोसी में भी है। हर नदी में दोनों तटबंध को क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। अगला है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? भूस्खलन से
सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो है कश्मीर और उत्तराखंड। भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है कौन? कश्मीर और उत्तराखंड। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है? जापानी शब्द है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा है सुनामी। सुनामी का अर्थ हुआ जब भूकंप समुद्र में आ जाएगा तो समुद्र का पानी ऊपर उछलने लगता है, इसी को सुनामी कहा जाता है। ये जापानी भाषा है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ तो मालूम है एक प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर के द्वारा ये आता है, तो ये नंबर होगा। और इस तरह से आज हम लोगों ने 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन को, जिसमें पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें 20 प्रश्न देखे हैं। अब हमारी पढ़ाई चालू हो गई और इसी तरह चलती रहेगी। आप हमेशा बने रहिए और देखते रहिए ये वीडियो और लाभ उठाइए। साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे भेजिए, उन्हें भी लाभान्वित कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।